हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी का टॉपिक उपसर्ग। भाषा में ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। तो जैसे हिंदी में पढ़, चल, घर, हाथ आदि। ठीक है, किंतु ऐसे मूल शब्दों के पहले या बाद में किसी शब्दांश जैसे प्र, अप, दार आदि, तो इनके जुड़ने से नए अर्थों वाले शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो इन्हें शब्दांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भाषा में स्वतंत्र शब्द की तरह काम नहीं आते हैं और किसी शब्द का अंश बनकर के ही अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे ये प्र है, अब इसका कोई मूल स्वरूप नहीं है और ये किसी अन्य शब्द के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो शब्द के पूर्व भाग में लगने वाले शब्दार्थ को क्या कहते हैं? उपसर्ग या प्रीफिक्स। और शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सफिक्स इंग्लिश में प्रत्यय को कहा जाता है। तो इस प्रकार उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो शब्द के पूर्व में लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग लगने से अर्थ परिवर्तन मुख्य रूप से दो रूप में हो जाता है। तो पहला, उपसर्ग के लगने से शब्द के अर्थ में उसी दिशा में विशेषता, तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। जैसे शुद्ध से वि उपसर्ग से लग करके बन गया शुद्ध से विशुद्ध। तो विशुद्ध किसे कहते हैं? जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ। फिर दूसरा, उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ विपरीत भाव प्राप्त कर लेता है, जैसे योग से वियोग। तो वि उपसर्ग लगने से इसमें अर्थ में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन विशेष रूप से योग नहीं होगा, वो बिना योग वाला, योग नहीं है, वियोग विरह के लिए कहा गया है। तो हिंदी में उपसर्ग लग करके नए नए शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। इसलिए हिंदी की इस जो शब्द निर्माणकारी क्षमता है उससे परिचित होने के लिए उपसर्गों का अध्ययन करना हमें आवश्यक है। तो हिंदी में अपने तद्भव और देशज शब्दों के अलावा संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत मात्रा में प्रयोग होता है। इसलिए इन भाषाओं के उपसर्ग भी हिंदी में दिए गए हैं। तो हिंदी के उपसर्गों को संस्कृत, हिंदी और विदेशी भाषाओं के वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार तत्सम, तद्भव और विदेशी उपसर्ग भी कह सकते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा जानकारी के लिए संस्कृत उपसर्ग देखते हैं। संस्कृत उपसर्ग किन्हें कहते हैं? तत्सम उपसर्ग। ये है संस्कृत उपसर्ग, जो क्या कहलाते हैं? तत्सम उपसर्ग। तो संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग बताए गए हैं। ये 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। जैसे अति उपसर्ग। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक या परे। तो अति उपसर्ग लगा करके शब्द बनाइए। जैसे अतिक्रमण, ठीक है, और अतिमानव,
और अतिशय, ठीक है। दूसरा उपसर्ग हम देखते हैं, अधि। ये अति और ये अधि। अधि में अतीन्द्रिय, ये अति का है। अधिकरण, अधिकरण, ठीक है। और अधि उपसर्ग से और कौन से शब्द बनेंगे? अधित्यका, अधित्यका। अधित्यका क्या है? त्यका कहते हैं पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे त्यका कहा जाता है। अधिनायक, ये अधिनायक, ठीक है। तीसरा है अभि। अभि उपसर्ग, अभि का अर्थ क्या होता है? सामने या पास। जैसे अभिज्ञ, अभिज्ञान, अभिलाषा, अभिभाषण, फिर है नी। नी का अर्थ होता है बड़ा या विशेष। या निषेधात्मक के लिए भी नी का प्रयोग किया जाता है, जैसे निकाय। निकाय का अर्थ क्या होता है? संगठन या कॉरपोरेशन, ठीक है। निखिल, निखिल किसी का नाम भी हो सकता है। निखिल यानी संपूर्ण। नीरत, नीरत का अर्थ क्या होता है? कार्यालय, नहीं कार्यरत। नीरत रहते हैं ना, रत रहते, नीरत किसी कार्य में कार्यरत। निवेश, फिर है पांचवा प्रति। प्रति का अर्थ होता है विपरीत या प्रत्येक। जैसे प्रतिभा। प्रतिभा का अर्थ क्या होता है? भा का अर्थ होता है चमक। फिर है परि। परि का अर्थ क्या होता है? पास या चारों ओर, चारों ओर या पास। परिकल्पना, इससे परिकल्पना उदाहरण देख सकते हैं। परिक्रमा, परिक्रमा, ठीक है। परिवर्तन, परिवेश,
परिधि, परिधि का अर्थ क्या होता है? परिधि का अर्थ होता है जो व्रत होता है, व्रत को घेरने वाली गोल रेखा, यह परिधि कहलाती है। ठीक है। फिर है वी, यानी विशेष। जैसे विकराल, वी प्लस कराल, विकराल। विकराल का अर्थ क्या होता है? भयानक, विकराल। फिर है अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। अनु से क्या बनेगा? अनुकरण और अनुकूल। अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति का अर्थ क्या होता है? अनुज्ञप्ति का अर्थ होता है लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस बोलते हैं ना, अंग्रेजी का शब्द है, वह उसको हिंदी में अनुज्ञप्ति कहा जाता है। अनुबंध, अनुबंध का अर्थ होता है एग्रीमेंट। फिर है सु, सु का अर्थ होता है अच्छा। सरल, जैसे सुअवसर। तो ये कैसे बना? सु प्लस अव प्लस सर, तो सुअवसर इससे मिलकर के बना है। एक उदाहरण और देखते हैं, सुविख्यात, सुविख्यात। तो सु प्लस वी और ये ख्यात। ठीक है, आए समझ में? फिर है अप, अप उपसर्ग। अप का अर्थ होता है बुरा या अपवाद भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। ठीक है। अपवर्तन, अपवर्तन का अर्थ क्या होता है? अपवर्तन का अर्थ होता है मार्ग से भटकना या मार्ग से विचलन भी कह सकते हैं व्याकरण की भाषा में, मार्ग से विचलन। अपव्यय, फिजूल खर्ची को कहा जाता है अपव्यय। अप प्लस वी और ये है अपव्यय। ठीक है। फिर है अपि उपसर्ग। अपि का अर्थ होता है निश्चय या किंतु, और भी होता है इसका अर्थ। अभिधान, अपिधान, अपिधान कहते हैं ढक्कन को, किसी पात्र का ढक्कन अभिधान कहा जाता है। अपिहित, अपिहित कहते हैं ढका हुआ। फिर है अ उपसर्ग। अ का अर्थ होता है नीचा या बुरा, हीन। ठीक है।
अवज्ञा, अवज्ञा, आज्ञा को न मानने वाला, अवज्ञा। ये देखो, ये है अवगुंठन। इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे अवगुंठन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। फिर कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी इसका अर्थ क्या होता है अवगुंठन का। अवगुण, बुरे गुणों वाला। फिर है आ उपसर्ग। इसका अर्थ आपको बताना है अवगुंठन का। आज व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करना अवगुंठन का अर्थ क्या होता है, फिर कल की क्लास में आपको मैं बता दूंगी इसका अर्थ क्या होता है। आ का अर्थ होता है तक या इधर। जैसे आकाश, आकाश शब्द से हम सब परिचित हैं। आकाश का अर्थ क्या होता है, आप प्लस काश। इसका अर्थ होता है चमकना। आपात, आपात जैसे आ और ये पात, इसका अर्थ होता है गिरना। फिर है उप, उप उपसर्ग। उप का अर्थ होता है पास या छोटा भी होता है। उपकार और उपन्यास। उपनिषद, फिर है प्र उपसर्ग। प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक, विशिष्ट भी कह सकते हैं, विशिष्ट। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का अर्थ होता है फुटकर। प्रखर, प्रखर का अर्थ होता है तेज। प्रयास, प्रस्तुत, ठीक है। अब है दुर, दुर का अर्थ होता है कठिन। इसे जो संस्कृत के जो मूल व्याकरणिक या अन्य ग्रंथ होते हैं ना, जैसे निरुक्त, निघंटु आदि में दुर और विपरीत दुस उपसर्ग माने गए हैं, न कि दुह। तो बाद में संस्कृत की जो दुह विसर्ग लगा करके रूप चल पड़ा था, और हिंदी की जो व्याकरण की पुस्तकें हैं उनमें भी दुह का प्रयोग दिखाई देने लगा इस प्रकार। दुर्गंध, दुर्गुण, दुर्गुण, ठीक है। दुर्व्यवहार, फिर है निर,
निर उपसर्ग। निर का अर्थ क्या होता है? बड़ा, या निषेधात्मक भी कह सकते हैं। निषेधात्मक। निर्जल, निर्गुण, फिर है दुस। दुस का अर्थ होता है कठिन या बुरा, विपरीत। दुह जो होता है वो कोई उपसर्ग नहीं होता है। दुस्साहस, जैसे दुस प्लस साहस, दुस्साहस। फिर है निस उपसर्ग। ये तत्सम उपसर्ग है, ये इनकी संख्या है 22। निस का अर्थ होता है विपरीत। निस्तेज, या निसंदेह। फिर है उद उपसर्ग। उद का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। ये सब आपके वो नोटबुक में नोट होने चाहिए, जब आप कॉलेज आओगे फिर चेक करूंगी मैं, ठीक है। उद्घाटन, तो उद प्लस घाटन, उद्घाटन। और उद्बोधन, उद्बोधन, उद्घोषणा, ठीक है। फिर है सम उपसर्ग। ये सम उपसर्ग। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, या शुद्ध, या पूर्ण कह सकते हैं, साथ भी कह सकते हैं। जैसे संस्कृत और हिंदी में जो सम है वो एक क्या है? एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है समान, किंतु सम उपसर्ग भी है जिसका अर्थ होता है अच्छा, शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध, समग्र। ये समग्र। और समीक्षा, फिर समाविष्ट, समाविष्ट। फिर अंत में है परा उपसर्ग। परा उपसर्ग। परा का अर्थ होता है पीछे या अधिक, विपरीत भी हो सकता है कहीं कहीं इसका प्रयोग के अनुसार। पराकाष्ठा, ये पराकाष्ठा। और पराजय, पराभव, परावर्तन। परावर्तन का अर्थ क्या होता है? वापसी। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने पढ़े संस्कृत भाषा के या तत्सम उपसर्ग। कल हम पढ़ेंगे तद्भव उपसर्ग। आपको मैंने एक काम दिया है जो आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, उसका अर्थ क्या होता है अवगुंठन का।